नमस्कार साथियों, मैं हूं सूरजपाल सिंह, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी। आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की क्षितिज भाग 1। अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं आप तो लगातार हमारे इन वीडियो से जो लगातार आ रहे हैं जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। मजबूती के साथ में सेकंड ग्रेड की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। उनके द्वारा लिखित जो पाठ है हमारा कक्षा 9 में क्षितिज भाग 1 हिंदी पाठ 4 सावले सपनों की याद, उसको संपूर्ण रूप से समग्र रूप से अपन पढ़ेंगे। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको मैं नोट करवाते रहूँगा, अर्थात कि अंडरलाइन करते रहेंगे, हाईलाइट करते रहेंगे। आप उनको विशेष तौर पर लीजिएगा और याद रखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ परिचय से। अगर आप बेहतरीन तरीके से 100% विश्वसनीय क्लासों का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जाबिर हुसैन द्वारा लिखित पाठ सावले सपनों की याद। इसका पाठ परिचय मैं आपको बता दूं। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। और फिर संस्मरण भी जो है वह कौन सी शैली में है? डायरी शैली में। तो डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है जो हमें यह ध्यान रखना है। सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सावले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमें यही ध्यान रखना है कि सावले सपनों की याद इस पाठ में किसको स्मरण करते हुए उनकी प्रमुख क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है, जीवन परिचय उनका दिया गया है। तो हमें ध्यान रखना है सावले सपनों की याद किसके स्मरण में लिखा गया है, तो हमें ध्यान रखना है सलीम अली साहब के। फिर आगे सलीम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू लेती है। अब हम इसके मूल पाठ पर आते हैं। सावले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजुम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। लेखक के अंतिम क्षणों को याद करते हुए उनके द्वारा पूरी जीवन शैली को यहाँ पर परिचित करवाया गया है। फिर आगे देखिए, इस हुजुम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। अर्थात कि यह पंक्ति किसके लिए प्रयुक्त की गई है? सलीम अली महोदय के लिए प्रयोग में की गई हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। देखिए यहाँ पर ये अंडरलाइन करना है इसको। वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। वह पक्षी जो शब्द है यहाँ पर सलीम अली के लिए प्रयोग किया गया है, जो एक पक्षी विज्ञानी हैं। उनके लिए यह प्रयोग में ली गई है पंक्ति। फिर आगे देखिए, मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि लोग पक्षियों को किस नज़र से देखते हैं? आदमियों की नज़र से। और आदमी और पक्षियों में बहुत अंतर वे जानते थे। उनका मानना था कि आदमी एक प्रकार से उसके मन में किसी न किसी प्रकार की लालच समाहित होती है, किसी न किसी प्रकार की प्रतिद्वंद्विता एक प्रकार से समाहित होती है, परंतु पक्षियों में यह भाव उत्पन्न होता नहीं है। पक्षी बिल्कुल निर्बाध और बिल्कुल स्वतंत्र प्रवृत्ति के माने जाते हैं। उनकी जब भी जहाँ इच्छा होती है वे इस समस्त गगन में विचरण करते रहते हैं स्वतंत्र रूप से। यह मानना था पक्षी विज्ञानी सलीम अली महोदय का। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुन करके अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। अर्थात कि पक्षी विज्ञानी माने जाते हैं, बहुत ही पक्षी प्रेमी वे उनका जीवन माना जाता है। पक्षियों की सेवा में ही उन्होंने अपना समस्त जीवन यापन कर लिया था। तो पक्षी प्रेमी के रूप में उनको प्रमुख रूप से जाना जाता है।
पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। अर्थात कि वृंदावन में कब न जाने कृष्ण ने इसी अनेक प्रकार की लीलाओं के माध्यम से स्वयं को अमर बना दिया। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध चाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। उस प्रकार के घटनाक्रम को हम वृंदावन जाते ही स्मरण करने लगते हैं। अर्थात कि वहाँ की वादियों में ही कण कण में हमें कृष्ण का आभास होने लग जाता है। इसी प्रकार का वर्णन यहाँ पर सालिम अली के लिए किया गया है कि उनके चले जाने के बाद भी वहाँ पर आसपास में हम देखते हैं तो उनका स्मरण हमें हो आता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती हैं तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अर्थात कि वृंदावन में हम जब भी जाते हैं या फिर जब भी वृंदावन का नाम लेते हैं तो न जाने कब कृष्ण का जन्म हुआ था इस धरती पर, कई हजारों साल पहले की बात है। परंतु आज भी हम आभास करते हैं कि अगर वृंदावन की बात आती है तो हमें किसका आभास होने लगता है? कृष्ण का। वहाँ पर जाते ही हमें कृष्ण की बांसुरी सुनाई देने लगती है। अर्थात कि इस प्रकार की आनंद क्रीड़ाएं हमारे सामने होने लगती हैं। कृष्ण की सारी क्रीड़ाएं वहाँ की हमें याद होने लगती हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिससे हम सालिम अली के नाम से जानते थे। उम्र को सती तक पहुँचने में कुछ ही तो दिन बचे हुए थे। यह पंक्ति किसके लिए प्रयोग में की गई हैं तो हमें याद रखना है सालिम अली के लिए। अभी तो हम पाठ पढ़ रहे हैं, हमें पता है पूरा वर्णन सालिम अली के बारे में ही है, परंतु जब इतनी सी पंक्ति दे दी जाएगी और उसके बारे में कहा जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति किससे संबंधित है, किसके लिए प्रयोग में ली गई है, यह किसके लिए कही गई है, तब हमें यह ध्यान नहीं रहेगा। इतने सारे पाठों को पढ़ने के बाद में जब हम एक पंक्ति के विषय में पढ़ेंगे तब हमें यह महत्वपूर्ण लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप जैसे अंडरलाइन कर रहे हो तो उसको हम ध्यान रखें, या फिर नोट्स बना रहे हैं तो ऐसी कुछ ऐसी पंक्तियाँ हैं जिनको मैंने अंडरलाइन कर रखी है, उसको आप रजिस्टर में नोट कर लें और विशेष तौर पर याद रखें कि यह पंक्ति किसके लिए कही गई है, किसने कही थी, इस बाबत हमें ध्यान रखना होता है। तो उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे रहे थे। फिर यह पंक्ति किसके लिए प्रयोग की गई है? सालिम अली के लिए। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अर्थात कि जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने पक्षियों की सेवा की थी, पक्षियों के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पण कर लिया था। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। अर्थात कि उनकी आंखें जो पक्षियों को ढूंढती थी हमेशा, इस प्रकार की दूरबीन अर्थात कह सकते हैं एक प्रकार से, वह जो दूरबीन थी वह कब उतरी? उनकी मौत के बाद ही वह उतर सकी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। इस प्रकार का वर्णन सालिम अली के लिए किया गया है। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। उनकी जीवन साथी का नाम यहाँ पर क्या दिया गया है? तहमीना। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर के चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे उस समय, और किस प्रधानमंत्री से उनका मिलना हुआ था? तो चौधरी चरण सिंह जी से वे मिले थे। उसके बाद चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली
पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा था, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। उसने अर्थात कि उसने मतलब कि यहाँ पर जो बात सलीम अली ने रखी थी उसने, है ना, और उनकी आंखें तात्पर्य है चौधरी चरण सिंह जी के लिए यह प्रयुक्त की गई है। आज सलीम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अर्थात कि पक्षियों से संबंधित इतनी परवाह करने वाले व्यक्ति अब नहीं रहे। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वे भी इस विषय में बहुत ही गंभीर थे और सलीम अली महोदय भी बहुत ही गंभीर थे। फिर आगे देखिए, सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो, उनके द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या था? फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी। यहाँ पर लॉरेंस अर्थात कि D.H. लॉरेंस की बात कही गई है। उनकी मौत के बाद में उनकी पत्नी चाहती तो बहुत कुछ लिख सकती थी, परंतु उनके विषय में कौन ज़्यादा जानता है, देखिए उसके बारे में कोई वर्णन यहाँ पर आता है। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती होगी। अर्थात कि वे जब छत पर जाते थे तो उस समय एक गोरैया उनके पास में आती थी, कुछ क्षणों के लिए रहती थी और फिर कभी कभी वे उसके साथ में कुछ क्षण वहाँ पर बिताते थे। तो लॉरेंस के लिए कहा है, देखिए यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण कर रखा है, लॉरेंस की अंतरंग संगिनी बन गई थी। अर्थात कि लॉरेंस की अंतरंग संगिनी बन गई थी, किसके लिए या फिर कौन बन गई थी? तो यहाँ पर हमें याद रखना है छत पर बैठने वाली गोरैया। ठीक है, प्रश्न आएगा अगर कि इस पाठ के नाम से लॉरेंस की अंतरंग संगिनी कौन बन गई थी, तो हमें याद रखना है छत पर बैठने वाली गोरैया। मुझसे भी ज़्यादा जानती होगी, कौन? वह गोरैया जो छत पर आकर के बैठती थी। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था, मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। अर्थात कि इतना प्रेम पूर्ण उनका जीवन रहा था कि उनके जाने के बाद में भी उनकी सारी घटनाएं उनके जीवन को स्मरण करती रहती हैं। आगे देखिए, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। अर्थात कि उन सारी यादों को शब्दों में बयां करना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती होगी। यहाँ पर देखो ये पंक्ति आ गई है, इसको अंडरलाइन कर देना कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया उसके बारे में हम दोनों से ज़्यादा जानती होगी। अर्थात कि वह जानकार ज़्यादा होगी। किसके लिए यह कही गई है? तो लॉरेंस के लिए कही गई है। ठीक है, जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जा रही थी। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ में लौट आएंगे। अर्थात कि हमारी नज़रों को आज भी किसका इंतज़ार रहता है? सलीम अली महोदय का। अर्थात कि सलीम अली महोदय तो इस संसार में नहीं रहे, परंतु उनके जैसी विचारधारा रखने वाला, उनके जैसा पक्षी प्रेमी आज भी इस देश को नहीं प्राप्त हो पाया है। अर्थात कि आज भी देश हमारा उन जैसे पक्षी प्रेमियों का इंतज़ार कर रहा है। आगे देखिए, जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? किसके लिए प्रयोग किया गया है? यह सलीम अली के लिए। मेरी आंखें नम हैं सलीम अली, तुम लौटोगे ना। अर्थात कि यह विश्वास मैं जता रहा हूँ कि कोई न कोई तो बंदा उनके जैसा पक्षी प्रेमी इस संसार में, इस भारत में जन्म लेगा और पक्षियों से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण कार्य वे करेंगे। अर्थात कि यह संपूर्ण एक प्रकार से डायरी शैली में लिखा गया है संस्मरण, जो किसको संबोधित करती है या फिर किससे संबंधित है?
डॉक्टर सलीम अली महोदय के लिए, जो पक्षी प्रेमी थे, और उनसे संबंधित जो प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु हैं वे हमने हाईलाइट करते हुए अंडरलाइन करवा दिए हैं, और उनको आप अपने रजिस्टर में नोट करते हुए याद कर दीजिए। बहुत ही छोटा पाठ है दोस्तों, उसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो वैसे आपको याद हो जाएगा। तो इससे संबंधित जो पाठ परिचय है और फिर इसका कवि परिचय और इस संपूर्ण पाठ को आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आसानी से उसको समझ लेंगे। सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए अपने दोस्तों में शेयर करते रहना वीडियो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।